हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रही हूँ आप सबों के लिए। ये बहुत आप लोग को काम आएगा। जो लोग स्पेशली हमेशा पूछते रहते हैं ना, हमारा यूनियन कब होगा, हमको कैसे पता चलेगा हमारा यूनियन कब होगा, हम कितने हील हुए हैं, हमने इतना इनर वर्क किया है, हमें है ना अभी तक है ना रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे पार्टनर में चेंज नहीं दिख रहा है। या ये मैं बोलूँगी आपको, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये पहला ऐसा वीडियो होगा जो आपको इतना काम आएगा। मैं बोलूँगी आप ये वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देखिए ये, और थोड़ा बैक फॉरवर्ड करके वापस सुनिए। अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी, कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये आप लोगों को आपकी जर्नी में बिलीव मी बहुत हेल्प करेगा। ये मुझे जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ आंसर्स डेफ़िनेटली साईं बाबा से मिलते हैं। तो मुझे ये मेडिटेशन में मुझे आंसर मिला और मैं कब से इसको सोच रही थी कैसे इसको मुझे पूरा बाकायदा, बिलीव नहीं करोगे, मेडिटेशन में मुझे ऐसे चार्ट्स दिखाई दे रहे थे, मुझे कैसे बनाना है, क्या करना है, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और मैं खुद आप लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअली आप लोगों ने कितना अच्छा इनर वर्क किया है और कैसे आपको पता चलेगा। बहुत ही ईजी टेक्निक है। तो जिन लोगों को थोड़ा अगर अकाउंट्स का नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, अगर अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है या चार्ट्स का नॉलेज नहीं है तो भी मैं अच्छे से समझा दूँगी आप लोग को, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, जब हमारा बबल फेज़ कंप्लीट होता है, सेपरेशन होता है, सेपरेशन में रनिंग चेजिंग फेज़ चल रहा है, तभी आपके अचानक बहुत डाइक नॉट एज अ सोल चल रही है आप लोगों की, आपको एक झटका जैसे लग रहा है, तब आपको एक इनर वर्क के बारे में डेफिनेटली पता चलता है कहीं ना कहीं से। जब आपको उस इनर वर्क के बारे में पता चलता है तो अब आप अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हो, ये एक्सपेक्टेशन के साथ में कि हम कब हमारे पार्टनर के साथ में रियूनाइट होंगे। डेफिनेटली सबका ये एक होता ही है, ये हम जुटला नहीं सकते। भले हम ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये हमारी डिवाइन की जर्नी, डेफिनेटली वो जर्नी है ही, लेकिन हम एक वो हमें एक होता है ना कि हमारे पार्टनर से वो चेरी ऑन द केक हमें मिलना चाहिए, हम सब जन उसके लिए वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग को सबसे पहले एक तो पता होना चाहिए कि आपके इश्यूज़ कौन से हैं। समझ रहे हो, इश्यूज़ कौन से हैं, आपके इश्यूज़ कितने हील हुए हैं, किस परसेंटेज तक हील हो चुके हैं, आपको कैसे पता चलेगा, और आप यूनियन के कितने क्लोज हो वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले देखो, आपके देखो इश्यूज़ कितने हैं। शैडो वर्क हमारा जैसे बोलते हैं, सबसे पहले हमारा होता है एक एंसेस्ट्रल कर्मा। दिख रहा है, एंसेस्ट्रल कर्मा सबसे बड़ा कर्मा होता है हमारा, जो बहुत लोग मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में लिखवा के लाते हैं। ये एंसेस्ट्रल कर्मा आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एंसेस्ट्रल कर्मा है। आपके या तो आपको है ना फैमिली में कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हो, फैमिली में कुछ ऐसा हुआ होगा, या आपके साथ में बचपन से ऐसा कुछ होता आ रहा होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके साथ में एंसेस्ट्रल कर्मा आपका है। जैसे आपके ड्रीम्स लगातार आने आपके एंसेस्टर के, या आपने आपके ड्रीम्स में बार बार आपके एंसेस्टर आपसे कुछ मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या आपके पैटर्न फैमिली में ऐसा कुछ है जिससे आपको पता चलता है कि ये हमारा एंसेस्टर कर्म है, हमको इसको क्लियर करना है। या तो इसके तरीके आपने इसको हील कर लिया, या तो आपने कोई पूजा करा ली है, या आप उनके नाम से कुछ ना चैरिटी आप एवरी टाइम कर रहे हो, समझो चैरिटी कर रहे हो किसी ना किसी को, एवरी न्यू मून या फुल मून के दिन आप उनके नाम से चैरिटी कर रहे हो। या ना पूजा, जैसे गंगा स्नान पे मैं पूजा कराती हूँ, जैसे हो ना, जैसे आप लोग करते हो गंगा स्नान करते हो उनके नाम से, या हरिद्वार ऋषिकेश में लोग इसकी पूजा कराते हैं, गंगा घाट पे कराते हैं, बनारस में करवाते हैं, तो वो पूजा आपने कराई है, तो आपका एक एंसेस्टर कर्मा आपने क्लियर कर लिया है। और आपको काफ़ी हद तक बाद में वो ड्रीम्स आने लग जाते हैं उस तरह के, आपके एंसेस्टर आपको हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, आपको कुछ दे के जा रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आपके फैमिली में होना शुरू हो जाता है, तो आपको समझ में आता है कि आपका एंसेस्टर कर्मा क्लियर हुआ है। समझ रहे हो। सेकंड, आपका कार्मिक अकाउंट्स है। कार्मिक अकाउंट्स कोई भी हो सकता है, ये कार्मिक अकाउंट्स आपके फैमिली में कोई आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के नियर एंड डियर वंस होते हैं, कुछ लोगों के जिन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, फैंस हो जाते हैं, कि आपके पार्टनर के फैमिली वाले आपके कार्मिक अकाउंट हो जाते हैं। तो वो कार्मिक अकाउंट्स आपको क्लियर करने होते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के आपके पसंद या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, या कुछ ना कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी मतलब क्या, सबसे पहले थर्ड पार्टी का मतलब समझ। थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है कि जो आपको परेशान करती है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, समझो, सबसे ज़्यादा आपको ट्रिगर्स दे रही है, परेशान कर रही है, आपकी काम में रुकावटें पैदा कर रही है, तो ये होते हैं वो कार्मिक अकाउंट्स। तो आपके ये कार्मिक अकाउंट्स डेफिनेटली ये क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप पे इनर वर्क करते हो। वो कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो कैसे आपको पता चलेगा।
कि आपके कार्मिक अकाउंट्स आपने क्लियर करना शुरू कर दिया, ये आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। तब आपको पता चलेगा कि आपने ये अपनी शैडो वर्क आपने ये कंप्लीट कर लिया। आपके खुद के इंटरनल इनर इश्यूज़ है, जैसे एंगर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, कोडिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, ओवर ऑब्सेसिंग, ओवर थिंकिंग, आपको फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं कर पाते हो किसी को भी। ये एडिक्शन इशू है आपको, चाहे किसी भी चीज़ का हो, या किसी पर्सन का हो, या कोई चीज़ का हो, या ओवर डिज़ायरस हो आप बहुत ज़्यादा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो। ये कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं आप लोगों के। ये आपने किस हद तक आपने ये सारे इश्यूज़ हील कर लिए। अब आप लोग पूछोगे हम लोग जब ट्विन फ्लेम है या हम प्योर सोल है तो हमारे में इतने इश्यूज़ आते क्यों है, हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि ये 3D माया है ना, ये धरती एक 3D माया है। इसको माया तो आपको लुप्त होगी, माया से तो भगवान भी नहीं बच सकते जब 3D में आते हैं तो हम तो इंसान हैं। तो ये हमको इशू जब हम लोग लेयर चढ़ गई हम लोग पे, हमारे ऊपर, तो हमारे पार्टनर हमको ये सेपरेशन में आने के अंदर ये सारे इश्यूज़ हमारे सरफेस पे आते हैं और हमको एक एक करके आईना दिखाते हैं, ये इशू आपके अंदर है, ये इशू आपके अंदर है, ये इशू अंदर आपके अंदर है। तो आपको ये इशू को हील करना होता है बेसिकली, समझ लो। जब जब ये इश्यूज़ को हील करते हो ना अपनी लाइफ में, तभी जाके आप अपना यूनियन को अचीव कर सकोगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इश्यूज़ कितने हील हो गए हैं। इसी का तो वीडियो है। तो आज मैं तुमको बताना चाह रही हूँ। कभी आपका सबसे पहले कोई एक मैं इशू उठा रही हूँ, आपको एंसेस्टर कर्मा तो मैंने बता ही दिया आपका एंसेस्टर कर्मा कितना है, लेकिन अभी आपका एंगर इशू है। देखो, अगर एंगर का इशू है, मैं एक ग्राफ के तौर पे दिखा रही हूँ, जैसे 20%, 40%, 60%, 80%। ये नहीं बोल रही कि आपका 100% है, या सबका 100% लेवल एक अलग लेवल हो सकता है। मैं समझ रही हूँ, आप सबका 100% अलग हो सकता है। आपका 100% क्या है वो मैं नहीं जानती हूँ, वो आप ही जानते हो कि मेरा पहला एंगर इशू इतना था, उसको हम लोग 100% कंसिडर करके चलते हैं। क्योंकि किसी को बचपन से होता है, किसी को ना कोई लाइफ में इतने ट्रिगर्स मिल गए, इतने कार्मिक अकाउंट्स इतना बुरा हो गया कि एंगर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या उनके बर्थ चार्ट ही कुछ इस तरह की है कि उनके प्लैनेट्स इस तरह के बैठे हुए हैं कि उनका एंगर इशू बहुत ज़्यादा है। आप मैंने अब जब सपोज़ आपका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपका ये 100% आपका ये एंगर इशू है आपको अभी एट प्रेजेंट, आपको जब आप सेपरेशन में आपका एंगर इशू इतना था या नहीं था या हो चुका है, आपका बढ़ गया अभी एट प्रेजेंट, तो आप क्या पहले 100% पे हम जो थे गेटिंग एंग्री और एवरी स्मॉल इशूज़, आप हर स्मॉल इशू पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाना, कार्मिक से, फ्रेंड से, फैमिली से, या आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, उसने ऐसे क्यों बोला है, थर्ड पार्टी में क्यों चले गए। तो ये चीज़ आपका ये एंगर इशू बहुत हाई लेवल का समझ। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको है, बहुत छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा बहुत आ जाता, कि बहुत लोगों को ये इशू है, जो आपको जब ये आप सेपरेशन फेज़ में आते हो तब ज़्यादा उभर के आती है, क्योंकि ये निकल के बाहर आती है, क्योंकि आपके चक्र एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है जब फर्स्ट टाइम आप अपने पार्टनर से मिलते हो तो, क्योंकि आपके क्राउन चक्र से रिलेटेड है एंगर, और आपके रूट चक्र से भी रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड है। तो ये आपका वो चक्र एक्टिवेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है जब आप अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिलते हो। तो ये आपका इशू बता रहा है कि फर्स्ट इशू आपका क्या, बहुत सारे इशू आपके अंदर है, लेकिन ये इशू आपका डेफिनेटली निकल के बाहर आ रहा है। जब आपको इनर वर्क के बारे में मालूम पड़ा, आपने चक्र मेडिटेशन स्टार्ट किया, किसी भी तरह की मेडिटेशन की, या क्रिया योगा कर रहे हो, या एक्सरसाइज कर रहे हो, या मंत्र जाप की साधना कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो आपका ये इशू डेफिनेटली आप समझने लग जाते हो कि हाँ ये मेरा इशू है, ये एंगर मुझे इतना क्यों आ रहा है। आपकी एक कॉन्शियसनेस आप 3D से 4D में आने लग जाते हो, समझ रहे हो, आप एक 3D से 4D में आपकी कॉन्शियसनेस लेवल आने लग जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम आप ना अपने साथ 6 महीने चक्रा किया, या 6 महीने आपने इनर वर्क किया, या 6 महीने आपने मंत्रा साधना की उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बाद भी देखो कि आप देखो अपना आपका एंगर इशू काफ़ी हद तक कम हो रहा है। वो 100 से पहले आपका एक 100 पे लेवल पे आके स्टेबल हो गया था, अब वो नीचे उतरता जा रहा है, अब वो 80% पे आ रहा है, या 70% पे आ रहा है, वो परसेंटेज पे डेफिनेटली नीचे गिर रहा है, समझ रहे हो? ऐसे नीचे गिर रहा है वो ग्राफ में, आपको समझा रही हूँ, ग्राफ से ईजी रहेगा आपको समझना। फिर आपको एक कॉन्शियसनेस आपकी एक 80% भी आपने सपोज आके आपका 80% या 20% लेवल आपका एंगर का कम हुआ, लेकिन तो भी आपको मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको एंगर तो अभी भी आ ही रहा है ना, चाहे वो थोड़ा कम आ रहा हो, या थोड़ा रुक के आ रहा हो, या आपको थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जा रहा हो, लेकिन आ तो रहा है ना एंगर। तो
तो वो आपका 20% लेवल कम होता है, तो हमको इतना एंगर कम हो गया, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आपकी कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई हो गई है, फिर आपको ऑटोमेटिकली वो एंगर इशू हील होने लग जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो सप्रेस्ड एनर्जी है, जो आप किसी को बोलना चाहते थे बचपन से, बोल नहीं रहे थे, या किसी को आपके पार्टनर को सुनाना चाहते थे, वो सुना नहीं रहे थे, वो अंदर से अपने जो अंदर था ना, आपके हार्ट के अंदर भरा हुआ दिल में, आपने निकाला बहुत सेपरेशन फेज में, बोल बोल के या रोक कर निकाला या गुस्सा करके निकाला, वो सारा एंगर अपने अंदर से आपने बाहर निकाला और हील किया अपने वो इशू को। किसी हीलर से आपने ना सेशंस लिए, या खुद अपने आप पे काम करके कि मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ या क्यों इस तरह से कर रहा हूँ, वो आपकी कॉन्शियसनेस डेफिनेटली रेज होने लग जाती है ना, आपको वो चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है कि मैं अपना ही लॉस कर रहा हूँ ये सब चीज़ करके। तो ये सब चीज़ आप करना शुरू करते हो ना, आपका एक एंगर लेवल 60% पे आ गया या 50% पे आ गया, या आपकी कैपेबिलिटी कम्प्लीटली आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा इनर वर्क किया और किस लेवल तक आ गया। समझ रहे हो, 50% मेजर डिफरेंस आपको जो फर्स्ट आप बोलते ना 50% में उससे कम होगा ना, 40% पे आएगा मेजर डिफरेंस। वैन विल कम वैन आप 40% के लेवल से कम हो जाओगे ना आपका एंगर, तब आपको मेजर डिफरेंस खुद के अंदर दिखाई देगा। आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो आपको बोलेंगे हाँ ये पर्सन के अंदर बहुत चेंज है, वो बोलेंगे आपको भाई ये तुमने तो बहुत गुस्सा कम करने लग गए हो यार, अभी तो बहुत कम बोलने लगे। फ्रेंड्स या फैमिली आपको बोलने लग जाएगी, तब आप समझिए कि आपने अपना ये इशू हील किया है। मैं ये जो 100% ले रही हूँ, आपका ये 100% यहाँ से भी हो सकता है, अब किसी का 100% यहाँ से भी हो सकता है। समझिए आपका आपको किसी का आपका बचपन में आपको ज़रा भी एंगर नहीं था, लेकिन बड़े होते होते आपका एंगर इस लेवल तक पहुँच गया, अब वो आपका ग्राफ यहाँ आ गया, किसी का यहाँ चला गया। ऐसा होता है, कभी ऐसे होता है, कभी आप एंगर इशू बहुत कम हो गया, फिर अचानक आपको एक और ट्रिगर मिल रहा है, आपने लगा है कि मेरा एंगर इशू हील हो गया, लेकिन फिर से वो ऊपर जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है, फिर आपको वो के ऊपर नीचे जाता रहता है, फिर एक लेवल पे आता है कि आप एकदम नीचे आ जाते हो और आपका एंगर इशू एकदम कम हो जाता है। 0% तो बहुत कम लोगों का होगा कि एंगर इशू एकदम ज़ीरो हो गया है, क्योंकि अगर वैसे लेवल पे हम ज़ेन लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, तब तो हम लोग ना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध के लेवल पे आने लगेंगे। वो बहुत कम होता है लोगों का अचीव होता है, वो बहुत कम हुआ है कि बहुत 100% से सीधा ज़ीरो लेवल पर आ गया है। फिर से नेक्स्ट इशू भी आप लोग का मैं देख रही हूँ, नेक्स्ट इशू में हम कवर कर रहे हैं, वो नेक्स्ट इशू आपका फ़ियर है। समझा, फ़ियर और इनसिक्योरिटी है। उसमें भी हम लोग समझिए फ़ियर हम लोग को क्या हो, बचपन से फ़ियर नहीं रहता है। फिर बचपन में आपने कभी अपने आप को इतना फ़ियर में नहीं देखा होगा। आपके साथ में लाइफ में कुछ इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं, या कुछ इस तरह की ट्रॉमाज हो जाती है, कुछ लोगों की लाइफ में डेथ हो जाती है किसी की, या कुछ लोगों की लाइफ में चाइल्डहुड में ऐसे कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से किसी को इनबिल्ट फ़ियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। किसी को पास्ट लाइफ का ये ना इशू है, पास्ट लाइफ से आप कैरी करते आ रहे हो, तो उसकी वजह से ये फ़ियर आपका जहाँ पे अभी सपोज़ यहाँ पे था 20% था या 10% था, तो वो बढ़ते 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 एक लेवल पे इस लेवल तक आ जाता है जब आपके पर्सन से आप सेपरेशन में जाते हो, आपका फ़ियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस पर्सन को खो दूँगा या खो दूँगी, ये मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया। तो ये फ़ियर आपको बहुत ज़्यादा सताता है, इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हो उसको, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाती है उस वक्त। आपको छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाता है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए तो आपको ओवरनाइट आपको नींद नहीं आ रही है, फ़ियर की वजह से आपको स्लीपलेस नाइट आ रही है, आपको बहुत रोना आ रहा है, आपकी बहुत पर्जिंग हो रही है, ये सब चीज़ आपने नोटिस की होगी। लेकिन जैसे क्योंकि आपका ये रूट चक्र बहुत वीक हो जाता है, जैसे जैसे आप अपने रूट चक्र पे काम करना शुरू करते हो किसी भी वजह से, चाहे एक्सरसाइज की वजह से हुआ हो, चाहे क्रिया की वजह से हुआ, क्रिया योगा की वजह से हुआ हो, या मेडिटेशन की वजह से हुआ, या मंत्र जाप की वजह से हो, आप अपना ये इशू हील करना स्टार्ट करते हो। डेफिनेटली आप हीलर से भी बात करते हो, इतने वीडियोज़ सुनते हो, तो उससे भी आपको हीलिंग मिलती है डेफिनेटली। जब जब ऐसे जैसे आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, आप अपनी फ़ियर इशू पे वर्क करना शुरू करते हो, तो आपका ये ग्राफ नीचे गिरने लगता है, लेकिन वापस कभी ऊपर जाता है, कभी वापस नीचे गिरता है। ऐसे होगा 3-4 बार होगा, लेकिन बाद में वो एक लेवल पे आके स्टेबल हो जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे इतना डर नहीं लगता है, आपको कोई भी सिचुएशन आती है लाइफ में आप डरते नहीं हो, उसको बहुत फियरलेसली हैंडल कर लेते हो। आपके पर्सन अगर सपोज थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो भी आपको फियर नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन मेरा ही है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ओवर बिल्ड हो जाती है। समझो आपकी ये सब इश्यूज़ आपके हील होना शुरू हो जाते हैं।
ये कैसे हील होता है? आपको पता चलता है इनर वर्क से कि मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है या मेरा स्कूल का कोई इशू है या फैमिली का कोई इशू है, वो आप हील करते हो, उस जगह पे जाते हो, सबकॉन्शियस हीलिंग करते हो आप। तो आपकी सबकॉन्शियस हीलिंग की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना मैंने लिखा पास चाइल्डहुड वूंड सब जो आपके जो है कार्मिक पैटर्न्स, जिसकी वजह से भी आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देते हो। ये हीलिंग की वजह से ही, सॉरी मैं कैमरा बहुत हिल रहा है, आपकी हीलिंग की वजह से ही आप बहुत अपने आप पे काम करने की वजह से ही ये इशू को ओवरकम कर पाते हो। बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत जल्दी ये इशू को कवर कर ले। अब अनलेस एंड अनटिल आप बचपन से बहुत फियरलेस रहे हो, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही हो। कुछ लोगों के फैमिली की अपब्रिंगिंग इस तरह से रहती है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, तो उनकी वजह से वो क्या बहुत कोई भी चीज़ अकेले नहीं की हुई होती है, तो फियर एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो जाती है। तो वो आपको अपना इशू एक हील करना होता है। जब आपने ये अपने इशू सारे मतलब 10-20% नहीं, जब आप इस लेवल से, समझ रहे हो, आप इस 100% के लेवल से आप ये इस लेवल पे आने लग जाते हो ना, ये लेवल पे, नीचे के लेवल पे, तब सब आप समझिए कि आपने अपना इशू हील किया है। उसका भी मैं बताऊँगी कितने लेवल पे आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपका यूनियन क्लोज होने वाला है, वो चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वैसे ही को डिपेंडेंसी का इशू है। को डिपेंडेंसी फाइनेंशियल को डिपेंडेंसी भी हो सकती है, इमोशनल को डिपेंडेंसी भी हो सकती है। मोस्टली इमोशनल को डिपेंडेंसी मैंने बहुत लोगों में देखी है। लोगों को लगता है ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है या ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, तो मैं कैसे हैंडल करूँगा या कैसे हैंडल करूँगी। स्पेशली फीमेल्स लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। तो ये आपकी इशू बहुत भर भर के ऊपर आती है। तो गॉड जानबूझकर आपके साथ में ऐसा खेल खेलते हैं कि डिवाइन ऐसा खेल खेलते हैं कि कुछ आपको लगता है कि ये सपोर्ट सिस्टम चाहे तो आपका तोड़ा जाता है वहाँ से, चाहे कार्मिक के थ्रू हो या आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो, वो आपका सपोर्ट सिस्टम को बहुत बुरी तरह से तोड़ा जाता है। आपको उस वक्त फियर भी आता है कि मैं किस तरह से हैंडल करूँगा या करूँगी, लेकिन आप वो सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हो। समझ रहे हो, सीख जाते हो, क्योंकि आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, अपने आप पे काम कर रहे हो। तो आपका जो इशू है ना यहाँ लेवल पे है, यहाँ इस लेवल पे है, तो आप धीरे धीरे कभी हो सकता है वापस वो फियर बढ़ जाए, घट जाए, लेकिन आप वो लेवल इतना कम कर लोगे कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिज़िकली हो, हर चीज़ को आप बैलेंस करना सीख जाते हो। ये लेवल पे आके वो बैलेंस हो जाता है। अब ये आ जाता है ना आपका, ये स्ट्रेट चलने लग जाता है, तो समझो आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। उस बैलेंसिंग लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, समझ रहे हो। आपके लाइफ के पिलर्स को तोड़े जाएंगे एक बार, जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिनके सपोर्ट पे आप खड़े हो, क्योंकि आपको गॉड बताना चाहते हैं कि भाई आप अपना पिलर खुद बनो, खुद का बेस खुद बनो। इसलिए जब आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हो ना, वैसे ही सेम चीज़ सब सारे इश्यूज़ के लिए, चाहे वो जेलसी के लिए हो, ओवर थिंकिंग के लिए हो, कंपैरिजन के लिए हो, या एडिक्शन के लिए हो, या आप कोई भी तरह की ओवर डिज़ायरस थिंग हो, वो आपकी जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो तो आप 6 से 8 महीने या साल 2 साल, किसी को लगता है, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं, लेकिन आप काफ़ी मतलब साल 2 साल के अंदर आप मोर देन 50% अपने आप पे वर्क कर चुके हो। कुछ लोग बहुत अच्छा इनर वर्क किया तो 70-80% भी उन्होंने अपने आप का काम कर लिया होता है। तो वो चीज़ जब आप कवर कर लेते हो ना, तो समझो कि आप अपने यूनियन के बहुत क्लोज। अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, जैसे तो ताकि आपको समझ में आए कि आपका इनर वर्क कितना हुआ है। ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले जो लोग हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जिनके घर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट P1 P2 जैसे 2 साल होते हैं, समझ रहे, P1 और P2। तो उसमें P1 में 3 पेपर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2। जैसे ग्रुप 1 में 3 पेपर, तो हर पेपर में आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए 100 में से। जैसे नॉर्मल आपने हमेशा सुना होगा कि 30% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। हम लोग नॉर्मल नहीं है ना, या मोर देन नॉर्मल, तो हमें 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए आपको एक सब्जेक्ट में। सॉरी कैमरा हिल जा रहा है। 40% मार्क्स चाहिए एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। वैसे ही ग्रुप 2 पे भी 40% मार्क्स चाहिए हर पेपर में। लेकिन पता है आपको इसमें एक सबसे बड़ी वो गूगली क्या है इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, अगर आपको तीनों पेपर में 40 आ गए,
आपका टोटल 120 है तो भी आप वो ग्रुप में फ़ेल हो जाओगे, क्योंकि आपका टोटल 150 नहीं है। उसी तरह से आपका ग्रुप 2 में अगर हर सब्जेक्ट में 40-40 है, आपका टोटल 160 है लेकिन आपका टोटल 200 से लेस है, तो आप वो ग्रुप में फ़ेल हो जाते हो। समझ रहे हो? तो आपको टोटल करने के लिए टोटल में इसमें 150 और इसमें 200 350 आपका टोटल होगा, तो ही आप दोनों ग्रुप क्लियर कर रहे हो। अगर आपके इसमें 150 है और इसमें 190 है, तो ये ग्रुप आप फेल हो गए और ये ग्रुप आप पास हो गए। उसी तरह से अगर आपका टोटल मोर देन 350 है, 370 है, इसमें आपका 220 है, समझो, इसमें आपका 220 है, इसमें आपका 150 से कम है, तो वो दोनों का आपको सेट ऑफ मिल जाएगा, आप दोनों ग्रुप में पास हो जाओगे। तो इसी तरह से है ना, कितना समझ रहे हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है समझने। अरे आपको ये पास करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक आपका टोटल 350 से अबव नहीं जाएगा तब तक, या 350 या 350 अबव, तब तक आप दोनों ग्रुप पास नहीं माने जाते। अगर आप एक एक ग्रुप करके दे रहे हो तो एक ग्रुप में आपका मार्क्स 150 होना चाहिए, दूसरे ग्रुप में 200। सिमिलरली फाइनल ईयर में भी ऐसा ही होता है, हर सब्जेक्ट में आपका 40-40 आ रहा है तो भी आप फेल हो सकते हो उस ग्रुप में, अगर आपका टोटल 200 से लेस है तो। उसी तरह अगर पर इसमें एक 180 है लेकिन इसमें 250 है, तो भी आप पास कंसिडर किए जाते हो, कि दोनों ग्रुप का आपको सेट ऑफ मिल जाता है। समझ रहे हो? तो आपको 200, इसलिए हर सब्जेक्ट में 40% खाली मार्क्स आने से नहीं होगा, एक में 60 आना, 65 आना ज़रूरी है, एक में 70 आना भी ज़रूरी है, एक में 50 ज़रूरी भी आना भी ज़रूरी है, ताकि आप वो ग्रुप पास कर सको, वो CA पेपर को पास कर सको, वो ग्रुप को पास कर सको, दूसरे ग्रुप को भी कवर कर सको। उसी तरह से सेम चीज़, अगर आपने ये अपने इश्यूज़ पे वर्क कर रहे हो, इस पर आपने सिर्फ 40% काम किया है ऐसे पास होने के लिए, और इस पर भी 40% ही किया है, और इस पर भी 40% ही किया है, तो भी आप अपने यूनियन के अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको इनमें कम से कम आपको 50% या मोर देन 50% अचीव करना होगा। समझ रहे हो? तभी आप अपने वो यूनियन के करीब आ सकते हो। आपका अचीवमेंट का नहीं, आपका आप यूनियन अचीव करना चाहते हो, तो आपको तीनों चीज़ में, सारे इश्यूज़ में आपको मोर देन 50%, किसी में 70% वर्क करना होगा, किसी में 80% आपने अपना इशू हील कर लिया, किसी में 40% हील कर लिया, तो भी चलेगा, लेकिन आपको 40% तो कंपलसरी है ही, देखिए आपको उससे ज़्यादा लाना है। समझ रहे हो? आपको उससे ज़्यादा परसेंटेज पे वर्क लाना है, कि आपका एंगर का इशू है तो आपने उस पर 80% वर्क कर लिया, और इस पे आपने फियर इनसिक्योरिटी पे आपने 50% वर्क किया, या जेलेसी पे आपने सिर्फ 40% वर्क किया, तो भी चलेगा, क्योंकि आपने एक इशू को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। लेकिन 40% पासिंग मार्क्स होते हैं ना, ऐसे 40% तो आपको जेलेसी कवर करनी ही पड़ेगी। उसी तरह से सारे इश्यूज़ आपके, चाहे एंसेस्ट्रल हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे ये हो, और कोई भी एडिक्शन इशू हो, उसी तरह से अगर आपने इन सब पे 50 या 60% से ज़्यादा काम कर लिया हो अपने आप पे, आपको लगता है कि आप एक चेंज पर्सन हो, चेंज पर्सनालिटी हो, तो आप अपने यूनियन को अचीव कर सकते हो। आप समझ जाइए कि आप ऑन द डोर ऑफ यूनियन विथ योर पार्टनर। समझ रहे हो? आपके पर्सन आपके दरवाजे पे होंगे। अगर आपने इनमें सब में डिस्टिंक्शन लिया है, सब में डिस्टिंक्शन आया आपको, सब में आपने 70-75% वर्क कर लिया, तो 100% मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप बहुत ही करीब हो यूनियन के। आपका यूनियन कभी भी, आज कल कभी भी हो सकता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपने इश्यूज़ आपने कितने हील किए हैं, कितने परसेंटेज आपने हील किए हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट में इतना ही करो, लेकिन 40% तो आपको हील करना ही पड़ेगा एक इशू, और उससे ज़्यादा करना है आपको, ताकि आपने दूसरा कोई सब्जेक्ट, आपका दूसरा कोई इशू आपका इतना हील नहीं हुआ है तो उसको आप कवर कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ रहा है, और समझेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से सुनिए और फिर से समझिए, और जो क्वेश्चंस है, आपके कमेंट्स है, प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और बना सकूँ आप लोगों के लिए। और ये जितने लोगों को आपको लगता है किसी की हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, तो उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि उनको कितना काम करना है खुद के ऊपर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।